हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको केंद्रक की संरचना पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि केंद्रक की जो संरचना होती है उसके 4 भाग होते हैं। नंबर एक जो हमने आपको बताया था, ये केंद्रक होता है। इसकी संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग हमने आपको बताया, ये होती है केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। देखिए, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली की तरह कार्य करती है। बाह्य केंद्रक झिल्ली जो होती है वो 2 झिल्लियों से मिलकर के बनी होती है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की जो मोटाई होती है वो लगभग मैंने आपको बताया कितने आर्मस्ट्रॉन्ग होती है? 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य के स्थान को, इस मध्य के स्थान को परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। और इस परिकेंद्रकीय स्थान जो होता है, अर्थात इसकी जो व्यास होता है या चौड़ाई होता है, वो लगभग 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 300 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, केंद्रक झिल्ली जो होती है उस केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक झिल्ली में अनेक छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, अनेक केंद्रक झिल्ली के अंदर, ये झिल्ली केंद्रक झिल्ली के अंदर अनेक छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की जटिल संरचना पाई जाती है जो बेलन के आकार की होती है। बाहर की तरफ ये कोशिका द्रव की ओर और अंदर की तरफ ये किसमें? केंद्रक द्रव की ओर क्या होती है? पाई जाती है। देखिए, हमने आपको बताया केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है। इसमें एक द्रव अर्ध तरल पारदर्शी पदार्थ या तरल पदार्थ क्या होता है? भरा हुआ होता है। ठीक है, ये सघन मात्रा में भरा होता है, ये स्थूल अवस्था में भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, या उसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। ठीक है, ये आवश्यकता अनुसार स्थूल अवस्था से जैल अवस्था के अंदर क्या है? परिवर्तित हो जाता है। ये केंद्रक द्रव होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान तुरकों के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि साथ में ये तुरकों के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, तुरकों के निर्माण की क्रिया के साथ साथ ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन की क्रिया में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया कि इनके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रिका कहा जाता है। और केंद्रिका जो होती है वो मैंने आपको बताया था 1741 ईस्वी के अंदर फांटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज की थी। और 1840 ईस्वी के अंदर बॉमन नाम के वैज्ञानिक ने यानी कि केंद्रिका को न्यूक्लियोलस नाम दिया। ठीक है, इसकी संरचना के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो केंद्रिका के कार्यों पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्रिका के कार्यों के पश्चात इस केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं? जो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, गुणसूत्रों का जाल पाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम केंद्रक के कार्यों पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए, आइए बात करते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 11, लेसन नंबर हमारा ये 8 है। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के कार्य। ये केंद्रिका है, इस केंद्रिका के कार्यों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। केंद्रिका का पहला कार्य है जिस पर हम बात कर रहे हैं, केंद्रिका जो होती है वो समसूत्री विभाजन की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है।
ये केंद्रिका जो होती है वो कोशिका के अंदर समसूत्र विभाजन की क्रिया में सहायक होती है। किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बता दूं। लॉकस्ट सुना होगा, लॉकस्ट जिसको हम बोलते हैं टिड्डा। टिड्डा जो जंतु होता है उसकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर दो केंद्रिकाएं पाई जाती है। एक केंद्रिका यहाँ पर तो एक केंद्रक के अंदर एक ही केंद्रिका पाई जाती है, परंतु टिड्डे की कोशिका के एक केंद्रक में कितनी केंद्रिकाएं पाई जाती है? दो केंद्रिकाएं पाई जाती है। यदि मैं आपको बता दूं एक केंद्रिका नष्ट हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, एक केंद्रिका यदि नष्ट हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में माइटोसिस डिवीजन समसूत्र विभाजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। माइटोसिस डिवीजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। समसूत्र विभाजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो दूसरी जो केंद्रिका होती है वो समसूत्र विभाजन को क्या करती है? जारी रखने का कार्य करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रिका जो होती है वो समसूत्र विभाजन का कार्य करते हैं, अर्थात समसूत्र विभाजन की क्रिया में भाग लेती है। दूसरा मैं आपको बता दूं ये किसका निर्माण करने में सहायक होती है? प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। केंद्रिका में क्या पाए जाते हैं? आरआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। आरआरएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। आरआरएनए बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण किसके अंदर होता है? केंद्रिका के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था पहले कि आरएनए जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। आरआरएनए, आरआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा प्रकार का होता है टीआरएनए। ठीक है, तो ये आरआरएनए का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? केंद्रिका के अंदर होता है। ठीक है, अर्थात केंद्रिका जो होती है उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का क्या करता है? कार्य करता है। जिन कोशिकाओं में, अब ध्यान से सुनना, जिन कोशिकाओं में प्रकार यानी कि जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? बहुत तीव्र गति से होती है। कैसे होती है? बहुत ही तीव्र गति से होते हैं या बहुत ही तेजी से होती है। उनमें केंद्रिका का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा होता है। उनमें केंद्रिका कैसे आकार की होती है? बड़े आकार की होती है। ठीक है, तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है उन कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। केंद्रिका के हमने यहाँ पर दो कार्यों पे चर्चा की है कि केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया केंद्रिका जो होती है वो समसूत्री विभाजन की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। समसूत्री विभाजन की क्रिया में भी कौन सहायक होती है? केंद्रिका सहायक होती है, और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भी ये केंद्रिका क्या होती है? सहायक होती है। देखिए अब लास्ट जो हम बात करने जा रहे हैं कि ये केंद्रिका का रासायनिक संगठन पर बात करने जा रहे हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ, देखिए बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका का रासायनिक संगठन। आपको मैं बता दूं केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। किससे बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन से क्या होती है? केंद्रिका क्या होती है? बनी हुई होती है। केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन से और आरएनए से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई होती है। देखिए इनके चारों ओर, इस केंद्रिका यानी कि प्रोटीन और आरएनए, इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? डीएनए की एक वलय स्थित होती है। डीएनए की क्या पाई जाती है? एक वलय स्थित होती है। किनके चारों ओर? प्रोटीन और आरएनए के।
मैंने बताया कि केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है और इनके चारों ओर क्या है, डीएनए की एक वलय क्या होती है, स्थित होती है। केंद्रिका जो होती है उसमें फास्फोप्रोटीन, केंद्रिका में क्या होती है, फास्फोप्रोटीन होती है, फास्फोप्रोटीन और क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के एंजाइम इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। इसमें फास्फोप्रोटीन और अनेक प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो इस केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, केंद्रिका के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। क्लियर बात है। तो आपको हमने बता दिया कि केंद्रिका जो होती है, अब सीधे शब्दों में अगर इतना घुमा के नहीं कहें तो हम डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं कि केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन, आरएनए, फास्फोप्रोटीन और एंजाइमों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन, आरएनए, फास्फोप्रोटीन और एंजाइमों से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन और आरएनए के चारों ओर डीएनए की एक वलय क्या होती है, स्थित होती है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है जो पॉइंट हमारा जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, इस तरीके की जो संरचना आपने देखी होगी, किसके अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर, ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी। और इस प्रकार की जो संरचना है इसको हम कहते हैं गुणसूत्र जाल। देखिए केंद्रक की संरचना का ये चौथा भाग है जिसका नाम है केंद्रक जाल। अब तक हम केंद्रक की संरचना के 3 भागों पर आपको बता चुके हैं, 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला भाग था केंद्रक झिल्ली, ये इसके अंदर भरा हुआ अर्ध तरल पारदर्शी जो सघन पदार्थ था जिसे कहा था हमने केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा हमने आपको पढ़ लिया, इसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रिका। और अब चौथा बिंदु है जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनको बोलते हैं गुणसूत्र जाल, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ये क्या है, गुणसूत्र जाल होता है। गुणसूत्र जाल कहां पर पाया जाता है, यानी कि केंद्रक द्रव होता है और केंद्रक द्रव के अंदर हल्की अभिरंजित, केंद्रक द्रव के अंदर हल्की अभिरंजित ये धागे नुमा संरचनाएं क्या है, पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक द्रव के अंदर हल्की अभिरंजित धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और इन धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। क्लियर बात होती है। क्रोमोनिमेटा जो होता है वो एक जाल के रूप में केंद्रक द्रव के अंदर क्या होता है, फैले हुए होते हैं। क्रोमोनिमेटा जो होता है वो एक जाल के रूप में केंद्रक द्रव के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्रोमोनिमेटा मैं आपको बता दूं, क्रोमोनिमेटा जो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्षारीय अभिरंजित कैसे होते हैं, क्षारीय अभिरंजित, क्षारीय जो अभिरंजक होते हैं, मैं आपको बता दूं कि केंद्रक के अंदर अगर केंद्रक को क्षारीय अभिरंजक को के द्वारा, या हम सीधे शब्दों में कहें कि क्रोमोनिमेटा जो होते हैं, कौन होते हैं, क्रोमोनिमेटा जो होते हैं, इनको क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है और इनको आसानी से अभिरंजित भी किया जा सकता है। क्रोमोनिमेटाओं को आसानी से क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित किया भी जा सकता है और इन्हें पहचाना भी जा सकता है। देखिए कैसे पहचाना जाएगा वो मैं आपको बता दूं। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्र जाल या क्रोमोनिमेटा जो होते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्र जाल होता है या क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमोनिमेटा जो होता है, इनके द्वारा गुणसूत्रों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात इनके द्वारा डीएनए और गुणसूत्रों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए केंद्रक के अंदर आप देखेंगे यहां पर गहरे रंग से अभिरंजित, मैं जैसे ये गहरे रंग से अभिरंजित संरचना आपको दिखा रहा हूं। केंद्रक के अंदर ये गहरे रंग से अभिरंजित, ठीक है, गहरे रंग से अभिरंजित जो, ठीक है, संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस गहरे रंग से अभिरंजित जो संरचना होती है वो सघन रूप में पाई जाती है।
कैसे पाई जाती है? सघन रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत अधिक सघन रूप में पाई जाती है। और गहरे रंग से क्या होती है? ये अभिरंजित होती है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एरिया केवल गहरे रंग से अभिरंजित होता है, गहरे रंग से अभिरंजित होगा। ठीक है, केंद्रक द्रव के अंदर गहरे रंग से अभिरंजित संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, इनके अंदर डीएनए जो होते हैं उनकी मात्रा कैसी होती है? कम होती है। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और आरएनए की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, और आरएनए की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। देखिए, ये हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अधिक संघनित अवस्था में होते हैं, अधिक संघनित होते हैं, और अधिक ही कैसे होते हैं? कुंडलित अवस्था में होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन अधिक संघनित भी होते हैं, अधिक संघनित होते हैं, और कैसे होते हैं? अधिक कुंडलित अवस्था के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। और गहरे रंग से क्या होते हैं? ये अभिरंजित होते हैं। कैसे अभिरंजित होते हैं? गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं। देखिए, केंद्रक द्रव में ये हल्के रंग से, केंद्रक द्रव जो होता है उसके अंदर कुछ स्थानों पर, केंद्रक द्रव के कुछ स्थानों पर हल्के रंग से अभिरंजित संरचना पाई जाती है। और ये हल्के रंग से अभिरंजित जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? कम सघन होते हैं। कैसे होते हैं? कम सघन होते हैं। ये कम संघनित और कम कुंडलित होते हैं, कम संघनित होते हैं और कम कुंडलित होते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। और आरएनए की मात्रा जो होती है वो डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है? थोड़ी सी कम होती है। डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। इसका मतलब हम सीधे शब्दों में कहें तो हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो कम आनुवंशिक होते हैं, या आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। जबकि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। यूक्रोमेटिक जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं? अधिक कैसे होते हैं? भी सक्रिय होते हैं। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं। मैं एक बार फिर आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसके बारे में? ध्यान से सुनिए कि हम चौथे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। केंद्रक की संरचना के 4 भाग होते हैं: केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, और इसके अंदर ये धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र जाल, या इसे क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये क्रोमोनिमेटा जो होते हैं वो हल्के अभिरंजित धागे नुमा संरचना के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। क्रोमोनिमेटा एक जाल के रूप में क्या होता है? केंद्रक द्रव के अंदर क्या होता है? फैले हुए होते हैं। कैसे फैले होते हैं? केंद्रक द्रव के अंदर एक जाल के रूप में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। क्षारीय अभिरंजक जो द्वारा क्रोमोनिमेटा को, क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा इन क्रोमोनिमेटाओं को, ठीक है, आसानी से क्या किया जा सकता है? अभिरंजित किया जा सकता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालकों द्वारा ही, क्रोमेटिन जालकों के द्वारा ही गुणसूत्रों का और डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। केंद्र के कुछ स्थान पर गहरे रंग से अभिरंजित सघन संरचना दिखाई देती है, जिन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन अधिक संघनित होते हैं, अधिक कुंडलित होते हैं, और इनमें डीएनए की मात्रा कम होती है, आरएनए की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। केंद्रक द्रव के अंदर ही कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हल्के रंग से अभिरंजित कम सघन क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। और ये संरचनाएं कम संघनित होती हैं, कम कुंडलित होती हैं, इनमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है, आरएनए की मात्रा जो होती है वो डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं?
सक्रिय होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं मेजरली। ठीक है, मेजरली ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि डीएनए की मात्रा यहां पर कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब हम आपसे कई बार एक बोर्ड में एग्जाम पूछ लिया, बोर्ड में भी एक बार ये सवाल पूछा गया था, और वैसे आपको मैं बता दूं 11th क्लास में भी मेजरली हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम से ये सवाल पूछा जाता है कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। आइए बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर पे बात करते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर, यूक्रोमेटिन में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। पहला अंतर सुनिए, हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गहरे रंग से कैसे होते हैं, अभिरंजित होते हैं, डार्क स्टेन्ड होते हैं, और अधिक कैसे होते हैं, सघन होते हैं, डेंस होते हैं। जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है वो केंद्रक द्रव में कैसे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, लाइट स्टेन्ड होते हैं। लाइट स्टेन्ड का अर्थ होता है हल्के अभिरंजित होते हैं, और कैसे होते हैं, डेंस नहीं होते हैं, कम विरल होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं इनमें डीएनए की मात्रा जो होती है वो कम होती है, ठीक है, और आरएनए की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। दूसरा अंतर यहाँ पे यूक्रोमेटिन में देखें तो डीएनए की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे यूक्रोमेटिन में अधिक होती है, आरएनए की मात्रा कैसी होती है, डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। तीसरा अंतर मैंने आपको बताया कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, हेरिडिटिकली कैसे होते हैं, जेनेटिकली कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। जबकि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। देखिए अगला अंतर मैं बता रहा हूं कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो अधिक संघनित होते हैं और अधिक कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। अधिक संघनित और कैसे होते हैं, अधिक कुंडलित होते हैं। अधिक संघनित होते हैं और अधिक कुंडलित होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो कम संघनित होते हैं और कम कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। कम संघनित और कम कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई। तो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर क्या हुआ, हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित होते हैं, यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है, आरएनए की मात्रा अधिक होती है। यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा अधिक होती है, आरएनए की मात्रा कम होती है। हेटेरोक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक संघनित होते हैं और कुंडलित होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन कम संघनित और कम कुंडलित अवस्था में होते हैं। These are the difference between heterochromatiन and यूक्रोमेटिन। और आज का वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस पर, आपसे चर्चा करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। पहला कार्य तो मैं आपको स्टार्टिंग जब हमने केंद्रक स्टार्ट किया था तभी हमने बताया कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका की गतिविधियों का क्या करता है, गतिविधियों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या काम करता है, गतिविधियों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। साथ में एक कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं पर भी नियंत्रण करने में क्या होता है, सहायक होता है। कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाएं और अन्य क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाएं और अन्य जो क्रियाएं होती हैं, अन्य जो क्रियाएं होती हैं उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं।
तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, साथ में जो अन्य क्रियाएं होती हैं उन पर भी नियंत्रण रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रक जो होता है वो आनुवांशिकी की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है, या हम कह सकते हैं केंद्रक जो होता है वो आनुवांशिकता की भूमिका निभाने का क्या करता है, कार्य करता है। आनुवांशिकता की भूमिका निभाने में भी केंद्रक क्या होता है, सहायक होता है। देखिए केंद्रक जो होता है इसी के अंदर डीएनए का क्या होता है, डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। डीएनए की जो पुनरावृत्ति होती है या डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है, और आरएनए का क्या होता है, अनुलेखन होता है। आरएनए का अनुलेखन, डीएनए का क्या होता है, पुनरावृत्ति, और आरएनए का जो अनुलेखन होता है वो किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। अर्थात डीएनए के पुनरावृत्ति और आरएनए के अनुलेखन की क्रिया जो होती है वो केंद्रक के अंदर ही क्या होती है, पूर्ण होती है, संपादित होती है। चौथा कार्य मैं आपको बता दूं, भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण के विकास के दौरान केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय विभेदन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। कोशिकीय विभेदन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, या कोशिकीय विभेदन का क्या करता है, नियंत्रण करने में सहायक होता है। तो भ्रूण के विकास के दौरान, भ्रूण का जो विकास होता है उस विकास के दौरान केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय विभेदन की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। कोशिकीय विभेदन की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये फोर मोर क्या हो गए हैं, फोर्थ फंक्शन हो गया है, 4 कार्य हो गए हैं। कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाएं और अन्य क्रियाओं पर जो नियंत्रण किया जाता है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये डीएनए और गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। केंद्रक में ही डीएनए की पुनरावृत्ति और आरएनए के अनुलेखन की क्रिया क्या होती है, संपादित होती है या पूर्ण होती है। भ्रूण के विकास की क्रिया केंद्रक, भ्रूण के विकास के दौरान, या भ्रूण का जो विकास होता है वो केंद्रक में है। भ्रूण के विकास के दौरान केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय विभेदन में क्या करता है, नियंत्रण करने का क्या करता है, कार्य करता है। 5वां देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं, कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन भी केंद्रक द्वारा ही क्या होता है, नियंत्रित होता है। सेल डिवीजन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। कोशिका विभाजन भी केंद्रक के द्वारा ही क्या होता है, नियंत्रित होता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो केंद्रक के द्वारा ही क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। देखिए कोशिका की सामान्य देखरेख होती है, जनरल मेंटेनेंस होती है। कोशिका की जो जनरल मेंटेनेंस होती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रक के द्वारा ही की जाती है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की क्या की जाती है, सामान्य देखभाल, सामान्य रखरखाव जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। जनरल मेंटेनेंस ऑफ सेल will be done by the nucleus। केंद्रक के द्वारा कोशिका का सामान्य क्या किया जाता है, देखभाल या देखरेख या नियंत्रण किया जाता है। देखिए 7वें कार्य पे बात कर रहा हूं। केंद्रक जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में, केंद्रक जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयवों को क्या करता है, उपलब्ध कराता है, ठीक है। और दूसरा है आनुवंशिक कूट जो होते हैं, जेनेटिक जो कोड होते हैं, उनके जेनेटिक कोड के समस्त जो सूचनाएं होती है वो भी इनके अंदर क्या होती है, निहित होती है। अर्थात केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक अवयव और आनुवंशिक कूट के लिए समस्त जो सूचनाएं होती हैं वो केंद्रक में ही क्या होती है, निहित होती है। और सबसे अंत में मैं बता दूं, आरएनए का निर्माण किसमें होता है, केंद्रिका में होता है, ठीक है।
और आरएनए का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। केंद्रिका किसका भाग होता है? केंद्रक का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आरएनए का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्य हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कार्य। पहला कार्य है कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, दूसरा कार्य मैंने बताया कि कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र या डीएनए पाए जाते हैं जो समस्त आनुवांशिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, डीएनए की पुनरावृत्ति और आरएनए का अनुलेखन भी केंद्रक के द्वारा होता है। भ्रूण का विकास में केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय विभेदन का नियंत्रण करता है। कोशिका विभाजन का जो नियंत्रण किया जाता है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका का सामान्य देखरेख की जाती है, सामान्य देखभाल की जाती है। प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक अवयव और आनुवंशिक कूट के जो समस्त अवयव होते हैं या समस्त सूचनाएं होती हैं वो केंद्रक के अंदर ही निहित होती है। और आरएनए का निर्माण भी केंद्रिका के द्वारा होता है, जो कि केंद्रिका जो होती है वो केंद्रक का ही क्या होता है? एक पार्ट होता है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम गुणसूत्र पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। बी सेफ। थैंक्स वेरी मच।